चलिए जी, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज के इस क्लास में 29 जुलाई 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। और ध्यान रखिए, पुनः आपको याद दिला दें, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। तो आगामी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छा, आज के सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के विजेता के या फिर विजेता एवं वर्ष के संदर्भ में सही सुमेलित है। हमें यहाँ सही मिलान की पहचान करना है। एक्चुअली इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये प्रश्न अधूरा है। अब ये अधूरा इसलिए है क्योंकि यहां पर होना चाहिए कि उपयुक्त में से केवल ए सही है या फिर ए और बी सही है। वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो मिसिंग है, मतलब ये गलती यहां पर हुई हमसे। लेकिन फिर भी इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कौन सा मिलान यहां पर सही है। 2020 में ये पुरस्कार सोनम वांगचुक को मिला था। एक्चुअली ये जो मिलान है ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। सोनम वांगचुक इन दिनों बहुत ज्यादा खबरों में रहे हैं छात्र आंदोलन को लेकर, तो फिलहाल ये चीजें ध्यान रखिएगा। और 2021 में 20 के बाद अगले साल 21 में ये मिला था साइरस पूनावाला को, फिर 22 में टेसी थॉमस को, तो ये मिलान भी सत्य है। 23 में नरेंद्र मोदी को मिला था, जबकि 24 में सुधा मूर्ति को, तो ये मिलान भी सत्य है। 2025 में ये पुरस्कार अजीत डोभाल को नहीं बल्कि अभी हाल ही में 2026 को लेकर ये पुरस्कार अजीत डोभाल को दिए जाने की घोषणा हुई है। 2025 में ये पुरस्कार मिला था किन्हें? नितिन गडकरी को। यहां विकल्प ए, बी और सी ये तीनों सही है। इसको लेकर हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था और वो सारी जानकारी यहां पर आप देख लीजिए। और ये पुरस्कार दिया जाता है, अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि की, तो 1 अगस्त को जो माना जाता है, इसी अवसर पर यह प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कम से कम 8 से 10 ऐसे पॉइंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विभिन्न एग्जाम में ये रिपीटेड मोड में ये पूछे गए हैं। आप लोग इसको देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीजें हम कल डिस्कस किए थे, एकदम डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया था। तो कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, तैयारी आपकी बेहतर होगी। अगर आप बेहतर तैयारी करेंगे, आप डिजर्व करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और आपकी सफलता की दिशा में बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप भी आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि ये जो ऐप है पूर्ण रूप से आपको जो करंट अफेयर्स की चीजें यहां मैं आपको दिखला रहा हूं, इस सीरीज के तमाम क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ आदि हर चीजें प्रत्येक दिन यहां पर अपडेट होती है। आप यहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, अभी हाल ही में बोल लीजिए कि एक रिपोर्ट आई है। दरअसल पहले देखिए ये सवाल क्या है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी कि एनक्यूएएस मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए यहां पर जो सवाल पूछा जा रहा है, इस मामले में बांका जिले ने पूरे भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए। बिहार के बांका जिले का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो शंभूगंज में है, यहां हम बात कर रहे हैं, ये शंभूगंज में अवस्थित इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो 87.10 अंक प्राप्त कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। मतलब यहां पर इस संदर्भ में ये कथन या फिर जो विकल्प ए में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहां पर सत्य है। बाकी रिमेनिंग जो है ये असत्य है। आइए इसको लेकर हम चर्चा करते हैं, जो यहां से बेसिकली आपको याद रखना चाहिए। यहां पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, दरअसल ये एक राष्ट्रीय रैंकिंग है। अंग्रेजी में देखिए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी कि एनक्यूएएस। जुलाई 2026 के इस मूल्यांकन रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो बांका जिला इसमें अव्वल रहा है। बांका जिले का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज 87.10 अंक प्राप्त किया है और पूरे देश में अव्वल रहा है। ये तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज जो इसके मूल्यांकन को लेकर आपके बीच मैंने रखा है, जो इसका आधार है, जो इसके मानक है, इसमें क्या क्या चीज निहित है। तो 6 प्रमुख मानक है जिसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सी रैंकिंग मिलेगी। तो इन 6 प्रमुख मानकों में सेवा गुणवत्ता, रोगी सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा अस्पताल प्रशासन की जांच आदि इसमें शामिल है। इसी आधार पर यह एक प्रकार से रैंकिंग तय होती है।
तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें शंभुगंज के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो दोस्तों वर्ष 2016 में भी यह स्वास्थ्य केंद्र कायाकल्प अभियान के तहत पूरे भारत में अपनी स्वच्छता के लिए या फिर स्वच्छता के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जो चीजें रिपोर्ट में होती है आंख मूंद के उस पर भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाता हूं, जो चीजें अगर हम बिहार की उदाहरण लें तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कागज में कुछ और होता है लेकिन जमीनी स्तर पर वो कुछ और ही होता है, बिल्कुल अपोजिट। तो जितने भी लोग यहाँ शंभुगंज से बिलोंग करते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि स्थिति यहाँ पर कैसी है ना। आइए देखिए, पिछले क्लास में भी बांका को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था, तो कल और आज दोनों को मिलाकर दो प्रश्न यहां से बनता है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तभी तो हमने लिखा है कि बांका का डबल धमाका। दोस्तों एक तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो प्रथम स्थान पर रहा, ये तो जानकारी हम दे ही आपको दिए। दूसरी बात करें आरटीपीएस राज्य स्तरीय रैंकिंग में बांका जिला प्रथम रहा है। देखिए आरटीपीएस का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज। अब इसमें यह ध्यान आपको रखना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, मतलब जो लागू हुआ था, ये 15 अगस्त 2011 को बिहार सरकार द्वारा, और जो सरकारी सेवाएं हैं खास करके राज्य के नागरिकों तक निर्धारित समय सीमा के भीतर ये सेवाएं उपलब्ध कराना, मतलब ये चीजें अच्छे से हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके उद्देश्य में चीजें शामिल है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं अगले सवाल पर, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को सबसे पहले आप यहाँ 3 स्टार दीजिएगा। सवाल यह है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां सही है। दोस्तों ये राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण है, आप लोग ये भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। कौन सा संस्करण है, तो 23वां संस्करण है। कथन 1 को देखिएगा, भारतीय दल में बिहार से कुल 2 खिलाड़ी, एक तो नाम है झंडू कुमार जो नालंदा से बिलोंग करते हैं, दूसरा नाम है सोमन राणा जो गया से हैं। मतलब बात यहां कह रहा है कि इस राष्ट्रमंडल खेल में बिहार के 2 खिलाड़ी शामिल है और दोनों का नाम प्लस कहां के ये निवासी हैं। तो वास्तव में ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कथन है कि दोनों खिलाड़ी पैरा स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि भारतीय दल में है, तो ये भी कथन यहां सत्य है, पैरा स्पर्धाओं में ये शामिल है, पैरा एथलीट हैं। अब तीसरा कथन देखिएगा, झंडू कुमार ने पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत के लिए इस प्रतियोगिता का पहला पदक जीता जो कि कांस्य पदक था, तो ये भी सत्य है। कल हम इस पॉइंट पर एक सवाल आपको करवाए हुए थे। मतलब यहां पर कहने का अर्थ यह है कि झंडू कुमार ने इस प्रतियोगिता में मतलब भारत का खाता खोला, भारत को पहला पदक दिलाया। हालांकि यह पदक कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है। पहले यह जान लीजिए तीनों का तीनों सही है। कथन यहां पर कौन सा सही होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है, सभी कथन यहां पर सत्य है। देखिए झंडू कुमार को लेकर जानकारी हमने आपको दिया था एकदम विस्तार में। मैंने आपको यह बोला था कि दोस्तों अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पोलियो से ग्रसित हो गए थे, जीवन में सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने सब्जी का दुकान खोला, आलू और प्याज बेचते थे क्योंकि पढ़ने में बहुत कमजोर थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जो अगर आप ठान लेते हैं तो वो चीज जरूर पूरा हो जाता है। एक शाहरुख खान का फेमस डायलॉग भी है। तो इन्होंने इस चीज को ठाना कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त करनी है, तो इस क्षेत्र को उन्होंने चुना और परिणाम देखिए ये आज आपके समक्ष है कि इस बड़े लेवल की प्रतियोगिता में कांस्य पदक दिलाया है, बिहार को पूरे देश व दुनिया में गौरवान्वित होने का एक मौका दिया है। तो याद रखिए नाम है झंडू कुमार, बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले हैं। अब यहां पर वही सारी जानकारी है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी ये नाम भली भांति आप लोग याद रखिएगा, नाम क्या है, झंडू कुमार। केवल यही प्रतियोगिता नहीं, मैंने कल भी आपको बोला था कि बहुत सारी प्रतियोगिता में इन्होंने पदक अपने नाम किया है, याद रखिएगा, है ना। अब यहां पर जरा गौर कीजिए, अगर हम राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर यह आयोजित होता है। 2022 में यह बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, ये इसका 22वां एडिशन था। अभी जो आयोजित हो रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ये 23वां एडिशन है। इसके बाद 2030 में ये संभावना है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अहमदाबाद में होगा, जिसको लेकर एक अभिरुचि पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल ये खास करके मजबूत दावेदार शहर में है, ये पूर्ण रूप से भी घोषणा हुआ नहीं है, जब हो जाएगी तो जानकारी आपको हम अवश्य दे देंगे। आइए अगले सवाल पर।
अब ये राष्ट्रमंडल खेल से ही संबंधित एक और सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है या फिर सही उत्तर हमें चुनना है। कथन एक देखिएगा, मीराबाई चानू ने 26 जुलाई 2026 को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लेकिन दोस्तों ब्रैकेट में देखिएगा, भारत के लिए पहला पदक, यानी कि इस प्रतियोगिता के संदर्भ में ब्रैकेट में लिखा गया है कि भारत के लिए यह पहला पदक है जो इन्होंने इस भार वर्ग में जीता। यहां पर जानकारी, अगर ये ब्रैकेट को हम छोड़ दें, ब्रैकेट में जो लिखा गया है, तो इस आधार पर बाकी रिमेनिंग सभी सही है। लेकिन जब ब्रैकेट में ये लिखा गया भारत के लिए पहला पदक, तो अभी हम आपको बतला रहे थे, यहां थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहला पदक इस प्रतियोगिता में बिहार के झंडू कुमार ने जीता। तो इस संदर्भ में, इस कारण से ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, तो इसको हम असत्य मानेंगे। ये गलती आपसे एग्जाम हॉल में भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन अगर यहां एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर यहीं पर लिखा रहता कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, यानी कि पहला गोल्ड मेडल, तो उस स्थिति में ये बिल्कुल सही होता। यहां सिर्फ लिखा गया भारत के लिए पहला पदक, तो ऐसी स्थिति में ये गलत है। आई होप इसको आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा, यहां आगे हमने दूसरे कथन में लिखा है कि उन्होंने 190 किग्रा, टोटल कुल 190 किग्रा, जिसमें स्नैच 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जो कैटेगरी है इसमें 105 किग्रा, मतलब टोटल 190 किग्रा का वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कथन यहां बिल्कुल सही है और इन्होंने इसके साथ ही गोल्ड मेडल जीता। अगला तीसरा कथन है कि यह राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है, यानी कि गोल्डन हैट्रिक है। तो ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। बस यहां पर कथन ए इसलिए गलत हो गया, यहां पर ये ब्रैकेट में जो लिखा गया है, यहां एक गोल्ड अगर होता लिखा हुआ तो हम सही मानते। तो फिलहाल बात करें तो 2 और 3 सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है। विकल्प नंबर बी में कौन सा है? 2 और 3 सही है। आइए इसको लेकर चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं। यहां पर वही सारी चीजें हमने दोहराया है। अच्छा, मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में, यानी कि भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। यहां पर पहले पदक की बात नहीं कर रहे हैं, पहला पदक इस प्रतियोगिता में झंडू कुमार ने, लेकिन स्वर्ण पदक किन्होंने? मीराबाई चानू ने। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू जो मणिपुर की रहने वाली है, राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए इनके द्वारा पदकों की अगर हम बात करते हैं। अच्छा, इसको यहां पर जरा देखने का प्रयास कीजिए। मीराबाई चानू का आप यहां पर देख रहे हैं, 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जहां पर ये सिल्वर जीती थी। लेकिन उसके बाद 2018, फिर उसके बाद 2022 और अभी रिसेंटली 2026, अच्छा देख रहे हैं 4-4 साल बाद ये प्रतियोगिता आयोजित होती है ना। तो गोल्ड कोस्ट, बर्मिंघम और ग्लासगो क्रमशः ये तीनों राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है और स्वर्ण पदक का ये हैट्रिक लगाई है, यानी कि गोल्डन हैट्रिक है। और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। अगला सवाल, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 45वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थान को शामिल किया गया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल को 45वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इतनी जानकारी जो इन दिनों खबरों में रही है, ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो कठिन स्तर का होता है। अब जरा देखने का प्रयास कीजिए कि 25 जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में यूनेस्को विश्व धरोहर का या फिर इस समिति का 48वां सत्र आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है, इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें प्रमुख जो स्मारक है जो बेसिकली इसमें शामिल हुआ, इसमें धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप और मूलगंध कोटी विहार और अशोक स्तंभ के अवशेष आदि शामिल है। तो सम्मिलित तौर पर इसमें शामिल हुआ है। अब यहां पर एक एक पॉइंट पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश का यह चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इससे पहले जो 3 था वो कौन है, अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसके साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो 45 हो चुकी है। अब देखिएगा, यहां एक जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है सारनाथ के बारे में कि यह वही स्थल है जहां पर ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने मतलब पहली बार उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
और ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब जरा इस वाले पॉइंट पर गौर कीजिए, जो बात हम कर रहे हैं ना, भारत में यूनेस्को के 45 विश्व धरोहर स्थल इस समय हैं, तो इसको कैटेगरी वाइज जरा बांटने का प्रयास कीजिए, तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल एग्जाम में अराइज हो सकते हैं, जिसमें कि 45 में 37 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। और ये जो मिश्रित स्थल एक है, ये सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 2016 में इसे इस सूची में शामिल किया गया था। और इस 45 स्थलों के साथ भारत पूरे विश्व में यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के मामले में छठे स्थान पर है। अभी हम चर्चा डिटेल में और भी करेंगे, वो तमाम सूची पूरे 45 स्थलों की प्लस झारखंड और बिहार को लेकर भी आपको हम दिखलाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कल मैंने आपको बतलाया था कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर तमाम कोर्स में, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। आपके 72वीं में तो काम आएगा ही, लेकिन ये 73वीं बीपीएससी के लिए जब अपग्रेड हो जाएगा एग्जाम के बाद, तब भी आप इसका लाभ ले पाएंगे अगले 1 साल तक। तो 50% के डिस्काउंट ऑफर के साथ ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। इस मतलब कि माह के अंत तक ये कूपन आपके लिए लागू है। अगले 1 से 2 दिन और बोल लीजिए कि कूपन कोड आपके लिए उपलब्ध है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये विजेता बैच है, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। विजेता बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। और यहां पर आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि अगर आप बीपीएससी वाला कोर्स लेते हैं तो करंट अफेयर्स का ये कोर्स आपको अतिरिक्त रूप से एकदम फ्री मिल जाता है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के तमाम जो चीजें हैं, जैसे रिसेंटली कुछ पीडीएफ लॉन्च होते हैं, तो ये आपको सभी कोर्स में, जहां पर भी करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है कोर्स में, ये सभी आपको उसमें मिल जाता है। तो ये बड़ी मेहनत से हमने तैयार किया है। इसको आप लोग देखिए, डाउनलोड कीजिए, इसको प्रिंट कीजिए, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। ये तो वन लाइनर वाला है, अगर वहीं इसको देखें तो इसमें पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, और बोर्ड पीडीएफ आदि हर चीजें तो आपको मिलती ही है एप्लीकेशन पे। अब देखिएगा, भारत में अगर हम विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इसकी संख्या जो है ना, ये बढ़कर कितनी हुई है, तो 45 भी है। जरा इस सूची पर गौर कीजिएगा। 1983 में पहली बार 4 स्थल को इसमें शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये दोनों महाराष्ट्र का, फिर आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश का, फिर एक और उत्तर प्रदेश का ताजमहल, ये 4 जगह 1983 में इसमें शामिल हुआ था। लेकिन जरा गौर कीजिए, अभी हम आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक मिश्रित स्थल इसमें है, वो वर्ष 2016 में इसमें शामिल हुआ। ये अभी आपको मैं बतला रहा था। अब बिहार को लेकर जरा ध्यान दीजिए, 33 और 23वां। 33 नंबर यहां आप देख रहे हैं नालंदा महाविहार, और 23वां नंबर आप यहां पर देख रहे हैं बोध गया अवस्थित महाबोधि मंदिर परिसर, जो पहली बार ये सूची में शामिल हुआ था 2002 में। ये बिहार का पहला स्थल था। फिर ये वाला 2016 में शामिल हुआ था। कौन सा? तो नालंदा महाविहार। ये चीजें अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। आप देख रहे हैं, ये महाबोधि महापरिसर वर्ष 2002 में और नालंदा महाविहार 2016 में इसमें शामिल हुआ। तो बिहार में अगर हम देखें विश्व धरोहर स्थल के, मतलब इस सूची में ये 2 स्थल शामिल है। वहीं इसके विपरीत दूसरी ओर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 4 स्थल इसमें शामिल हैं। एक तो 1983 में एकदम 2 स्थल जो इसमें था, ताजमहल और आगरा का किला। 2026 में ये सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। लेकिन एक और है जो 1986 में फतेहपुर सीकरी को इसमें शामिल किया गया। यहाँ वो चीजें आप देख रहे हैं टेक्स्ट में लिखा हुआ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, बार बार ये बोलना थोड़ा ये लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रत्येक दिन ये आपको मिलता है हूबहू। जो बोर्ड पर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हूबहू एकदम आपको यही मिलता है। आप लोग डाउनलोड कीजिए। आइए अगले सवाल पर। हाल ही में भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन, जिसका नाम है क्यू डेंगा, ये इसको मतलब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन एवं भारतीय औषधि महानियंत्रण द्वारा मंजूरी दिया गया है। यह वैक्सीन किस आयु वर्ग के लिए स्वीकृत किया गया है? यहां पहले तो एक सवाल यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस वैक्सीन का नाम, भारत की डेंगू की पहली दवाई, ये जो नाम आप देख रहे हैं क्यू डेंगा, ये आपसे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। अभी जो ये मंजूरी दिया गया है, इसमें जो आयु वर्ग को लेकर ये सवाल है, ये 4 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए मतलब इसको मंजूरी दिया गया है। तो फिलहाल इस प्रश्न में इतनी जानकारी है। अगले सवाल पर आइए। हाल ही में गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 के दौरान 2500 ईएलओ रेटिंग का आंकड़ा पार कर भारत के 99 ग्रैंड मास्टर या फिर शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने।
और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। और बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से ही आते हैं, मतलब बने हैं एक्चुअली। बिहार में एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। अभी अगर हम बात करें 99 ग्रैंड मास्टर के, तो तमिलनाडु के ही हैं वीएस रतनवेल। विकल्प नंबर ए यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर है। ग्रैंड मास्टर की जो हालिया सूची है वो आपके बीच हमने रखा है, यहां देख रहे हैं 99, 98, 97, 96, इस प्रकार से ये हालिया सूची आपके बीच हमने रखा है। आप लोग इसको देखिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अमूमन यहां से सवाल बनते हैं। आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि मयंक चक्रवर्ती को मतलब कि किस राज्य के रहने वाले हैं जो 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, या फिर ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। मे बी आपको ये नाम भी पूछा जा सकता है कि भारत के 94th ग्रैंड मास्टर कौन है। तो इस रूप में सवाल को लेकर आप लोग तैयार रहिए। आइए अगले सवाल पर। जुलाई 2026 में भारत और पनामा के बीच, देखिए भारत और पनामा के बीच भी समुद्री सहयोग समझौते का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि समुद्री सुरक्षा, पोर्ट विकास एवं लॉजिस्टिक सेवा को मजबूत करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। जो अभी हाल ही में जुलाई में भारत और पनामा के बीच एक समुद्री समझौता हुआ है। अब देखिए 22 जुलाई को ये समझौता हुआ है, उसी को लेकर यहाँ जानकारी लिखा गया है। लेकिन इसमें मूल बात जो है आपको याद रखना जो है, बेसिकली प्रमुख क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट बंदरगाह प्रबंधन और हरित जहाज पुनर्चक्रण, यानी कि ग्रीन शिप रिसाइकलिंग। इस पर अभी हम चर्चा थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसमें एक और इसमें है, मतलब जो समझौता हुआ है इसमें मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि समुद्री अवसंरचना, मतलब ये सारे क्षेत्रों में मतलब समझौता हुआ है। अब यहां देखने का प्रयास कीजिए, हमने यहां एक शब्द जो इसमें सहयोग क्षेत्र में शामिल है, हरित जहाज पुनर्चक्रण, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं। वैसे जहाज जो पुराने हो चुके हैं, जो यूज में नहीं है, मतलब अनुपयोगी हो चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल करना, मतलब एक नए सिरे से उससे नए जहाज का निर्माण करना, उसे रिसाइकिल करना, ये होता है जहाज पुनर्चक्रण, हरित जहाज रिसाइकलिंग। अभी इतनी जानकारी यहां ध्यान तो रखिए ही, लेकिन कुछ समय पहले इसी पर आधारित एक रिपोर्ट मैंने आपको दिया था, आई थिंक इसी मतलब कि माह में, जुलाई में ही दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं सतत विकास की रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार जहाज रिसाइकलिंग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, और वैश्विक हिस्सेदारी भारत की इस समय 35.4% है। मतलब पूरे दुनिया में जहाज रिसाइकलिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, तो अपना भारत तकरीबन 35% हिस्सेदारी कवर करता है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो आपको यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है कि भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के जहाज रिसाइकलिंग लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया। मतलब ये लक्ष्य जो था ये 2030 का था, लेकिन 2025 की रिपोर्ट जो भी हाल ही में आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया, उसी आधार पर यहां हमने लिखा है कि 5 वर्ष पहले ही ये पूरा हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अभी बेसिकली एक शब्द में अगर हम देखें तो भारत और पनामा के बीच समझौता हुआ है समुद्री सहयोग बढ़ाने पर, और ये सहयोग क्षेत्र किन किन बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें एआई भी शामिल है ना, ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है। आइए अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल हम कल भी आपको करवाए हुए थे, यहां पर ये सवाल रिपीट हुआ है, लेकिन हूबहू वही सवाल नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजेज है। तो यहां पर पहला कथन है कि फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो ये बिल्कुल सही है, मिनिमम एज 15 साल। कथन 2 है, इस विधेयक के तहत विद्यालयों में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, स्कूल में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कथन सही है। कथन 3 देखिएगा, यह कानून लागू होने पर फ्रांस सोशल मीडिया पर आयु आधारित प्रतिबंध लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ का या फिर यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा, ये कानून लागू होने के पश्चात। तो ये भी कथन यहां पर सत्य है। तीनों के तीनों सही है। कौन से विकल्प में है, तो डी में है, सभी कथन यहां सत्य है। इतनी बातें ध्यान रखिए। अब एक चीज और हमने आपको ये भी बतलाया हुआ है, देखिए ये जून 2026 का खबर है, यूएई ने एक खास करके इसी तरह का कानून लाया। यहां पर भी न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष है। इसमें कुछ ज्यादा ही प्रतिबंध है, अकाउंट बनाने पर, कंटेंट पोस्ट करने पर, शेयर करने पर, कमेंट करने पर, इन सभी पर मतलब प्रतिबंध लगाया गया है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे बड़ा या फिर भारत विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत
रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है तथा भारतीय रेलवे के 99.6 ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। अच्छा, ब्रॉड गेज को एक आसान शब्द में आप समझ सकते हैं, रेलवे की बड़ी लाइन है ना, जो अपग्रेड हो रही इन दिनों, मतलब हो चुकी है लगभग। तो इसी में आप ध्यान रखिए कि भारतीय रेलवे के 99.6% जो ब्रॉड गेज है इसका विद्युतीकरण हो चुका है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब रेलवे विद्युतीकरण के प्रतिशत के मामले में अगर आप देखेंगे तो केवल स्विट्जरलैंड, जहां पर 100% विद्युतीकरण हो चुका है, तो भारत से केवल स्विट्जरलैंड आगे है, किंतु उसका रेलवे नेटवर्क भारत की तुलना में काफी छोटा है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के संदर्भ में बात हो रही है भारत को कंपेयर करते हुए, तो बिल्कुल ये सत्य है। तीसरा कथन है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री जो हैं, केंद्रीय रेल मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। जी नहीं, अभी जो रेल मंत्री इस समय है अश्विनी वैष्णव है। प्रहलाद जोशी जो है ना, अभी इन्हें भारत का नया शिक्षा मंत्री या फिर अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे इसको लेकर। ध्यान दीजिए, कथन 1 और 2 सही है। कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर ए में है। केवल 1 और 2 सही है। अब एक चीज गौर कीजिए, वही सारी चीजों को हमने लिखा यहां पर कि इस मामले में एक्चुअली यहां पर पहले इस वाले पॉइंट को देखिएगा। जो मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के आधार पर यह प्रश्न यहां आपके बीच हमने रखा है। तो ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन का 99.6% जो है हिस्सा, मतलब ये विद्युतीकृत हो चुका है। इस मामले में आप देखेंगे केवल स्विट्जरलैंड ही भारत से आगे है, जहां पर इस मामले में, हालांकि एक चीज ये भी समझना है, मैंने अभी डिस्कस किया कि रेलवे नेटवर्क में स्विट्जरलैंड भारत से बहुत पीछे है। एक छोटा नेटवर्क है, लेकिन 100% ये रेलवे में जो है ये विद्युतीकृत हो चुका है। भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात अगर रेलवे नेटवर्क की हो रही है तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है अमेरिका का है, फिर दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है रशिया, चौथे नंबर पर आता है अपना भारत। अगला जो प्रश्न है कि 10वें साउथ एशियन गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जो राइट आंसर है, इसका जो मेजबान देश है ना वो पाकिस्तान है। विकल्प नंबर ए में मेजबान देश में केवल पाकिस्तान है। हाँ, यही इसका राइट आंसर है। और ध्यान रखिए, आयोजन है 23 से लेकर 31 मार्च 2027। मेजबान शहर में लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, इन 3 जगहों पर यह 14वां साउथ एशियन गेम्स का आयोजन होगा। वो चीजें यहां पर भी आप देख रहे हैं, है ना। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। कथन 1 देखिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का जो आयोजन है ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो अभ्यास है पिच ब्लैक, वास्तव में ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होता है। ये द्विवार्षिक आयोजन है। कथन 2 देखिएगा, ये तो सत्य है। यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है और आयोजन जो है 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है। तो वास्तव में यह भी सत्य है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान तैनात किया है। यह भी सत्य है। पहली बार है जब इसमें राफेल लड़ाकू विमान को तैनात किया है। राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक चीज ये ध्यान रखिए, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि इसके निर्माता कंपनी कौन सी है, तो फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन द्वारा ये निर्मित है। इस चीज को ध्यान रखिए, पूछा हुआ सवाल है। कथन 4 देखिएगा, इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालनीयता यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग को मजबूत करना इसके उद्देश्यों में है। तो इस अभ्यास को लेकर यहां तमाम जानकारी हमने कथन में बांट दिया और सभी कथन सही है। तो विकल्प नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसकी शुरुआत 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट के दौरान हुई थी। ये भी कथन यहां सत्य है। कथन 3 देखिएगा, टाइगर समिट में 13 बाघ क्षेत्र वाले देशों ने वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने यानी कि T/2, मतलब टी से टाइगर, इंटू मतलब गुना, और 2 मतलब कि TX2 या बोल लीजिए T/2 मतलब कि दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। एक सिंबॉलिक रूप में आप इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी सही है। कथन 4 देखिएगा,
भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1963 में की थी। दोस्तों ये कथन असत्य है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर या फिर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कथन 1, 2 और 3 सही है। कौन से विकल्प में है? हाँ, विकल्प नंबर बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये सेशन यहाँ समाप्त होता है और ये रहा आज के क्लास का सवाल, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है और विस्तार पूर्वक लिखिएगा। कहते हैं कि जो चीज़ों को आप लिख देते हैं तो आप उसे लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और दोस्तों कोर्स को लेकर जो जानकारी आपको मैंने दिया था, आप इसमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तमाम कोर्स में आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे, तैयारी आपकी यहाँ से बेहतर होगी।